सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है। पोलीगैमी हलाला पर को बैन कराने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रही हूँ। सोचो, अगर कल सुबह तुम उठो और न्यूज में सुनो कि इटली में इस्लाम खत्म हो गया और इटली में बुर्का बैन की तैयारी चल रही है। नहीं माना अगर नियम तो जुर्माना भारी रहेगा। इटली की जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने बुर्के पर बैन लगाने का फैसला किया है। In Italy, the government is eyeing a new law that could ban the burqa and niqab in all public places. Italy's ruling Brothers of Italy party has introduced a bill to ban the burqa and niqab, face and body covering in all public spaces. ना कोई हिजाब, ना बुर्का, ना अजान की आवाज, सिर्फ चर्च की घंटियां और वेस्टर्न कल्चर की जीत के नारे। पागलपन लगता है ना? लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक कानून की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस मानसिक भूकंप की जिसने यूरोप की नींव हिला दी है। क्योंकि जो फैसला इटली ने लिया है उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, आस्था बनाम सुरक्षा, धर्म बनाम संस्कृति। रोम की सड़कों पर सैकड़ों औरतें रो रही हैं, उनके हाथों में प्ले कार्ड हैं, मेरी पहचान मेरा हक, और सामने खड़ी है एक सरकार जो कहती है अब नहीं चलेगा शरीयत का कानून। एक ओर लहराती यूरोपीय झंडियां, दूसरी ओर गिरते हिजाब। ये नजारा किसी देश का नहीं बल्कि सभ्यता के टकराव का है। यही वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ। हर सेकंड तुम्हें लगेगा अब क्या हुआ? क्या सच में यूरोप इस्लाम से मुक्त हो रहा है? क्योंकि यहां बात सिर्फ कपड़ों की नहीं, पूरी सोच की जंग की है। और अगर तुम ये वीडियो अंत तक देखोगे तो समझोगे कि ये सिर्फ इटली की कहानी नहीं बल्कि कल के भारत की झलक भी हो सकती है। अब सवाल है, ये बदलाव सुरक्षा के नाम पर आया है या धर्म के खिलाफ युद्ध के नाम पर? चलो सच्चाई की तह तक चलते हैं। दोस्तों, आज मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। शायद ये मेरा आखिरी वीडियो हो। हाँ, सही सुना आपने, आखिरी। क्योंकि हम दिन रात मेहनत करके जो वीडियो बनाते हैं वो अगर आप तक पहुंचकर वहीं रुक जाएं, बिना आपके प्यार, बिना आपके सपोर्ट के, तो यकीन मानिए हिम्मत टूट जाती है। हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सिर्फ नंबर नहीं होते, वो हमारे लिए सांस लेने जैसा सहारा होते हैं। लेकिन जब वो नहीं मिलता तो लगता है शायद अब रुक जाना चाहिए। तो आज साफ कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो पर 50,000 लाइक पूरा करो। और हाँ, कमेंट में बताओ आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो। आपका सपोर्ट ही तय करेगा क्या ये आखिरी वीडियो है या एक नई शुरुआत। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या इटली में इस्लाम का अंत हो चुका है? क्या एक ऐसा फैसला लिया गया है जिसने मुसलमानों की पहचान को ही मिटा देने का इरादा जाहिर कर दिया है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसने यूरोप की सियासत में एक नई आग भड़का दी है, जहां एक ऐसा कानून पेश किया गया है जो सिर्फ कपड़ों पर नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति पर प्रहार करने जैसा बताया जा रहा है। इटली की सड़कों पर अब बुर्का, नकाब और हिजाब नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं, ये उस भूचाल की आहट है जिसने लाखों मुसलमानों की नींद उड़ा दी है और कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, अगर कोई महिला अपने चेहरे को ढकती है तो उसे जुर्माना भरना होगा, वो भी 3 लाख रुपए तक। अगर शादी किसी की मर्जी के खिलाफ होती है तो उसे अपराध माना जाएगा। मस्जिदों को मिलने वाली फंडिंग भी अब सरकार की नजर में है। और ये सब हो रहा है इटली में, जहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुलेआम कहा इस्लामिक परंपराएं यूरोपीय संस्कृति के खिलाफ हैं। क्या ये कदम सुरक्षा के नाम पर धार्मिक आजादी को कुचलने की शुरुआत है या ये एक लोकतांत्रिक देश की सांस्कृतिक रक्षा की कोशिश? इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसकी तह में जाएंगे। क्यों हुआ ऐसा फैसला, किसे फायदा होगा और किसकी आस्था रौंदी जाएगी? वीडियो के अंत में आपको खुद तय करना होगा, यह फैसला सही है या सिर्फ नफरत से भरा हुआ। इटली की राजनीति में एक बड़ा धमाका तब हुआ जब प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने संसद में एक ऐसा विधेयक पेश किया जिसे वहां की अब तक की सबसे सख्त और विवादित मुस्लिम नीति माना जा रहा है। नाम है एंटी इस्लामिक रेडिकलिज्म बिल, लेकिन असल में इसका हर प्रावधान एक सीधे वार की तरह महसूस होता है मुस्लिम समुदाय पर। Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte.
sí a la Universidad de la Cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. इस बिल के मुताबिक सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुकानें, अस्पताल, मेसियम, कोलोरेसियम, गोक्रमयम, सुसासा में चेहरे को पूरी तरह ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध होगा। सिर्फ बुर्का या नकाब ही नहीं बल्कि हिजाब जैसे सिर ढकने वाले धार्मिक वस्त्रों पर भी बैन लगाया जाएगा। यदि कोई महिला ऐसे कपड़े पहनती पाई जाती है तो 300 से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर कोई पुरुष महिला को जबरदस्ती नकाब या बुर्का पहनने के लिए मजबूर करता है तो अलग से सजा और आर्थिक दंड तय किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की बिना इच्छा के कराई गई शादी को अब कानूनी अपराध माना जाएगा और यहीं खत्म नहीं होता। सरकार का कहना है कि मस्जिदों की फंडिंग की भी पूरी निगरानी की जाएगी, खासकर सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से आने वाले फंड्स पर। सरकार मानती है कि इन्हीं पैसों से इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। मेलोनी सरकार के प्रवक्ताओं ने 2 टूक कहा, इटली में अब सिर्फ एक कानून चलेगा, हमारा संविधान, न कि कोई शरीयत। Che io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. यानी ये केवल एक कपड़े का मामला नहीं है, ये उस सोच पर हमला है जिसे मेलोनी और उनकी पार्टी सांस्कृतिक अलगाववाद कहती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस विधेयक को संसद में भारी समर्थन मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सिस्टम इस बदलाव के लिए पहले से तैयार बैठा था। तो क्या यह कदम राष्ट्रहित में सुधार है या एक धार्मिक समुदाय के अधिकारों की हत्या? अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे किस हद तक ये बैन जा रहा है और कौन कौन से कपड़े अब गैर कानूनी हो चुके हैं। इटली सरकार ने साफ कर दिया है, अब किसी भी सार्वजनिक जगह पर चेहरे को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकना कानून के खिलाफ होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब बुर्का, जो शरीर को सिर से पांव तक ढकता है, पूरी तरह बैन है। नकाब, जो सिर्फ आंखें छोड़कर पूरा चेहरा ढकता है, वो भी अब अवैध है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हिजाब, जो सिर्फ सिर और बालों को ढकता है, उसे भी इस कानून के दायरे में लाया गया है, खासकर तब जब चेहरा आंशिक रूप से भी ढकता हो। ये बैन कहां कहां लागू है? स्कूलों और विश्वविद्यालयों में, सरकारी और निजी दफ्तरों में, दुकानों, मॉल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसे सभी सार्वजनिक स्थलों पर, यहां तक कि सड़कों और पार्कों में भी अगर चेहरा ढका है तो कार्रवाई की जा सकती है और सजा, पहली बार पकड़े जाने पर 300 यूरो यानी लगभग 8 से 47,000 का जुर्माना, बार बार उल्लंघन करने पर यह जुर्माना 3,000 यूरो यानी करीब 7 लाख तक पहुंच सकता है। और अगर किसी ने किसी महिला को जबरदस्ती ऐसा पहनावा पहनने को मजबूर किया तो अतिरिक्त सजा भी तय की गई है। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक सीधा दखल है निजी धार्मिक पहचान में। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को यह हक है कि वो तय करे कौन क्या पहने, या फिर यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता को कुचलने वाला है? आगे हम जानेंगे कि खुद जॉर्जिया मेलोनी ने इस फैसले को कैसे संस्कृति की रक्षा के रूप में पेश किया है। जॉर्जिया मेलोनी कोई साधारण नेता नहीं है, वो खुद को ईसाई यूरोपीय मूल्यों की रक्षक कहती हैं और उनके मुताबिक यूरोप को आज सबसे बड़ा खतरा कहीं और से नहीं बल्कि इस्लामी कट्टरपंथ से है। उनका एक पुराना बयान वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने साफ कहा था, इस्लामिक परंपराएं यूरोपीय संस्कृति से मेल नहीं खाती, हमारी सभ्यता अलग है, उनके मूल्य अलग हैं, हम इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। Difenderemo la nostra identità, difenderemo Dio, patria e famiglia e fatevene una ragione. ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं था, ये उनकी पूरी विचारधारा की नींव है। मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली हमेशा से यह मानती आई है कि अगर देश को सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखना है तो बाहर से आई धार्मिक परंपराओं को सीमित करना ही पड़ेगा। उनके अनुसार नकाब, बुर्का, मस्जिदों की विदेशी फंडिंग, ये सभी केवल धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अलगाववाद के संकेत हैं। उनकी नजर में ये प्रतीक सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक हथियार हैं जो धीरे धीरे इटली की मूल पहचान को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए जब उन्होंने ये विधेयक पेश किया तो उन्होंने इसे धार्मिक दमन नहीं बल्कि संस्कृति की रक्षा के रूप में पेश किया। उनके शब्दों में, हम हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता तब तक ही वैध है जब तक वो हमारे संविधान और समाज को चुनौती न दे। यानी यह फैसला
धर्म बनाम संविधान या कहें पश्चिम बनाम इस्लाम की बहस में सीधे खड़ा होता है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस। क्या यह फैसला कट्टरपंथ के खिलाफ है या ये पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक वैचारिक युद्ध है? अगले हिस्से में हम यही समझेंगे कि सरकार इसे कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई क्यों बता रही है, लेकिन मुसलमानों को क्यों लग रहा है कि निशाना सिर्फ वो है। सरकार की तरफ से यह विधेयक सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक अखंडता का ऐलान है। सरकारी प्रवक्ताओं का कहना है कि यह फैसला इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि उस कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है जो यूरोप में समानांतर समाज बनाने की कोशिश करती है। उनके अनुसार नकाब और बुर्का न केवल पहचान छिपाते हैं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरा भी है। कई मामलों में इन्हें इस्तेमाल किया गया है अपराध छिपाने या चरमपंथ फैलाने के लिए। मस्जिदों की विदेशी फंडिंग से राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा मिलता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से टकराव करता है। लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे केवल कट्टरपंथ पर वार नहीं मानता। उनके मुताबिक जब हिजाब जैसे साफ धार्मिक प्रतीक को भी प्रतिबंधित किया जाता है तो यह धर्म की आजादी पर हमला है। हर महिला जो नकाब पहनती है वो चरमपंथी नहीं होती, ये उसकी आस्था और पहचान है। क्या सिर्फ कुछ मामलों के चलते पूरे समुदाय को शक की निगाह से देखना न्याय संगत है? यहाँ पर सवाल उठता है, क्या सरकार कट्टरपंथ की आड़ में पूरे धर्म को निशाना बना रही है या क्या यह एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम है ताकि आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित मुक्त समाज में सांस ले सके? इस टकराव में सच क्या है, आप तय कीजिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इस फैसले ने सड़कों पर कैसे गुस्सा और विरोध की लहर खड़ी कर दी है। इटली में नया कानून अभी संसद से पारित भी नहीं हुआ था कि देश के कई हिस्सों में गुस्से की लहर फैल गई। मुस्लिम समुदाय ने इसे सिर्फ धार्मिक भेदभाव नहीं बल्कि राज्य द्वारा प्रायोजित उत्पीड़न करार दिया। रोम, मिलान और नेपल्स जैसे बड़े शहरों में सैकड़ों महिलाएं और युवाओं ने प्रदर्शन किया। बैनर हाथ में थे, हिजाब मेरी पहचान है, मेरे कपड़े मेरी पसंद, और नारे लग रहे थे, हम पर अपनी पहचान थोपना बंद करो। एक प्रदर्शनकारी महिला ने मीडिया से कहा, हमें हमारे कपड़ों से नहीं हमारे कर्मों से पहचानो। क्या हर बुर्का पहनने वाली महिला आतंकी है? सोशल मीडिया पर भी आक्रोश फूट पड़ा। स्टॉप रिलीजियस बायस जैसे हैशटैग ट्विटर अब एक्स और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड करने लगे। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस विधेयक की निंदा की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान में कहा, यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है और इससे समाज में और ज्यादा ध्रुवीकरण होगा। कुछ ईसाई नेताओं ने भी इस पर चिंता जताई कि आज अगर एक धर्म के प्रतीक पर रोक लगेगी तो कल किसी और धर्म की बारी भी आ सकती है। ऐसे माहौल में डर यह है कि अगर विरोध की आवाजें और तेज हुईं तो देश में सांप्रदायिक तनाव गहरा सकता है। पर क्या यह विरोध कुछ बदल पाएगा या फिर यह कानून चाहे जितना विरोध हो अब टलने वाला नहीं? आगे जानेंगे, क्या इटली अकेला देश है या ये एक पूरे यूरोप की बदलती तस्वीर है? टली का बुर्का और हिजाब बैन सिर्फ एक देश का फैसला नहीं है, ये उस यूरोपीय लहर का हिस्सा है जो पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे तेज होती जा रही है। इसकी शुरुआत हुई फ्रांस से। 2011 में फ्रांस बना पहला यूरोपीय देश जिसने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। उसके बाद एक एक कर कई देश इसी राह पर चल पड़े। बेल्जियम 2011 में ही बुर्का बैन, डेनमार्क 2018 से सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर रोक ऑस्ट्रिया, 2068 में फेस कवरिंग बैन नीदरलैंड, 2019 से सार्वजनिक स्थलों पर नकाब प्रतिबंधित स्विट्जरलैंड, 2021 में जनमत संग्रह के जरिए बुर्का बैन को मंजूरी मिली। बुल्गारिया और नॉर्वे जैसे देशों ने भी सीमित रूप से ऐसे प्रतिबंध लागू किए हैं। इन सभी देशों में तर्क एक ही है, हमारी संस्कृति और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखना। और अब जब इटली इस कड़ी में जुड़ गया है तो ये सिर्फ एक देश का फैसला नहीं रहा, ये एक सांस्कृतिक सुरक्षा नीति का यूरोपीय खाका बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि शरणार्थियों और प्रवासियों की बढ़ती संख्या और कुछ कट्टरपंथी घटनाओं के बाद यूरोप अब धार्मिक प्रतीकों को संदेह की नजर से देखने लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये बदलाव जरूरी प्रतिक्रिया है या धार्मिक असहिष्णुता की नई परिभाषा? और क्या भारत जैसे देशों पर भी इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा? यही जानेंगे अगले हिस्से में। इटली में बुर्का, हिजाब और नकाब पर बैन लगने के बाद अब भारत में भी बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर पूछ रहे हैं, अगर इटली कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? और कुछ लोग उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया में कह रहे हैं, भारत में संविधान है, यहाँ धार्मिक आजादी का अधिकार है। तो सवाल उठता है, क्या भारत में ऐसा कानून संभव है? संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। कोई भी धर्म मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन भी कर सकता है, जब तक वो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के खिलाफ न हो। लेकिन भारत में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जहां हिजाब या नकाब विवाद बड़ा मुद्दा बन चुका है। याद कीजिए,
कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को लेकर कितना बड़ा बवाल हुआ था। वहां भी मामला सीधे शिक्षा बनाम धार्मिक पहचान का बन गया था। अब जब इटली जैसे लोकतांत्रिक देश इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, तो क्या भारत में वैसी सोच पनप रही है? क्या राजनीतिक दल इस मुद्दे को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत भुनाने की कोशिश करेंगे, या फिर भारत अपने धार्मिक विविधता के मॉडल को बनाए रखेगा? और अगर कभी ऐसा कानून आया तो क्या भारत की सड़कों पर भी वही गुस्सा, वही विरोध दिखेगा जो आज इटली में हो रहा है? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इस बहस ने एक बार फिर बता दिया, कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं, पहचान बन चुके हैं। अब हम पहुंचेंगे इस स्क्रिप्ट के निर्णायक मोड़ पर। अब तक आपने देखा इटली में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सरकार कहती है हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय कहता है ये हमारे धर्म पर हमला है। तो अब सवाल उठता है, सच्चाई किसके साथ है? क्या वाकई बुर्का, नकाब या हिजाब पहनना किसी के लिए खतरा है, या ये सिर्फ एक आस्था, परंपरा और पहचान का हिस्सा है जिसे कोई सरकार नहीं छीन सकती? क्या किसी देश को हक है कि वो सार्वजनिक सुरक्षा या सांस्कृतिक एकरूपता के नाम पर लोगों की व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को नियंत्रित करे? या फिर यह जरूरी हो जाता है जब कट्टरपंथ धीरे धीरे सामाजिक ढांचे को तोड़ने लगे? जॉर्जिया मेलोनी का दावा है कि ये कानून इटली को एकजुट रखेगा, उसे सांस्कृतिक आतंकवाद से बचाएगा। लेकिन विरोध करने वाले कहते हैं कि कानून का निशाना आतंकवाद नहीं, धर्म है। इस टकराव में सबसे मुश्किल स्थिति में है आम मुस्लिम महिलाएं, जो न तो कट्टरपंथी हैं न अपराधी, बस अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हैं। तो क्या यह फैसला कट्टरपंथ से लड़ाई है, या फिर धर्म को दीवार से लगाने की एक और चाल? आपका क्या मानना है? क्या आप इस बैन का समर्थन करते हैं या इसके विरोध में हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और खुलकर अपनी राय रखें। और अगर आपको लगता है कि ये बहस जरूरी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि ये चर्चा और गहराई तक पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ इटली की कहानी नहीं, ये उस टकराव की कहानी है जो आज हर समाज के दिल में छिपा बैठा है। क्या आप चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा कानून लागू हो, या आपको लगता है कि धर्म की आजादी सबसे ऊपर है? इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय आवाज बनाइए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।